गुड इवनिंग जूनियर्स, कैसे हो बच्चों आप सब लोग। आज का हमारा जो सेशन है दैट विल बी बेस्ड अपॉन अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है बच्चों। और आपको बताऊं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने मतलब याद होगा ना, तो आप एकदम से इसका आंसर जो आपसे क्वेश्चन में वहां पूछा जाएगा आप उसको टिक कर सकते हो। तो दिस चैप्टर, और इसमें दो चार चीजें आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी कि किस कॉन्सेप्ट से अगर आपको वहां पर क्वेश्चन आया तो आप कैसे अप्रोच करोगे। और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स को कंपैरिजन करने के तो हजारों क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते रहे हैं, और इस आने वाले एग्जाम में भी हाई चांस है कि यहां से क्वेश्चन होगा। हार्डली बच्चा मुश्किल से 1-2 साल पेपर में बीच में गैप देते होंगे जब ये एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्वेश्चन ना पूछते हो, अदरवाइज इनका ये क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। एसिडिटी ऑर्डर कैलकुलेट करना अमंगस्ट अल्कोहल एंड कंपेयरिंग द अल्कोहल्स विद द फिनोल्स। ठीक है। तो कुछ चीजें कॉन्सेप्ट्स के चार्ज हैं साथ हैं, और जहां पर आपको याद करने वाला पार्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, जस्ट 2 मिनट्स, 5 बजे फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, चलो, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू, और अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमें इसे टाइमली आज कवर अप करना है। आपकी स्क्रीन पे ना बच्चों, जो सबसे पहले मैंने जूम इन करके दिखाया है, ये दो नेम्स जो ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको याद होने चाहिए। एक ये वाला नेम, कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस व्हाट इज रिटन हेयर। तीन अल्कोहल, मतलब तीन, मतलब दिस इज सिंपली तीन कार्बन है, उसके साथ OH लगा हुआ है। तो इसका IUPAC नेम आपके सामने लिखा भी हुआ है। इसका IUPAC नेम है, सॉरी, तीन कार्बन नहीं है, दो कार्बन है और दोनों तरफ OH लिखा हुआ है। IUPAC नेम है इथेन 1,2 डायोल। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस IUPAC नेमिंग। मैं बच्चों आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये देखो, देखने को अगर आप इस लिस्ट को देखो, कॉमन नेम्स तो इतने सारे हैं। पिछले वाले चैप्टर्स में भी मैंने आपको सभी याद करने के लिए नहीं बोला। इन सेशंस का यही फायदा है, आपको पता चलेगा कि आपको क्या याद करना है। मैंने सिर्फ ये दो नेम्स हाईलाइट करे। वाई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम, इथेन 1,2 डायोल का कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये जो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है, इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। ये बात याद रखना। और इस चीज को आप पता कहां से लिंक कर सकते हो? हाउ कैन यू लिंक योर दिस केमिस्ट्री पार्ट विद योर बायोलॉजी पार्ट कमिंग टू फोटोसिंथेसिस चैप्टर? वहां पर यू स्टडी फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में आपके पास वन मॉलिक्यूल बनता है ईच ऑफ फोस्फोग्लिसरेट एंड फोस्फोग्लाइकोलेट। आप बोलोगे सर आप केमिस्ट्री से बायो के फोटोसिंथेसिस में क्यों चले गए? क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया था कि जो फॉस्फोग्लिसरेट है उसमें कितने कार्बन है। तो जिस बच्चे को ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पता होगा, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरॉल, जिस बच्चे को ग्लिसरॉल पता होगा कि ग्लिसरॉल प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल को बोलते हैं, उसमें 3 कार्बन है, तो उस बच्चे ने आसानी से दिमाग लगा लिया होगा कि फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर 3 कार्बन है। और फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन बचे? 2। खैर, ये तो मैंने आपको लिंक करके बताया कि आपकी ये चीजें आपको कहाँ काम आती है बच्चों। ये दो नाम याद रहेंगे, ग्लिसरॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये इनके कॉमन नेम है, क्योंकि जब वो आपसे इसका IUPAC नेमिंग पूछेंगे ना, पहली बात तो बहुत लीस्ट चांसेस है इतने सिंपल का IUPAC नेमिंग नहीं पूछेंगे, कॉमन नेम जरूर पूछ सकते हैं। तो वहां ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपको वहां काफी ज्यादा कोशिश रहना है कि उन्होंने IUPAC नेमिंग पूछी है या कॉमन नेम पूछा है। चलो, हैविंग सेड दैट, अब आ जाओ बच्चे, बच्चा पार्टी यहां पर आओ। देखो, क्रिसोल वर्ड, आई थिंक ये पुराने लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस करा। ध्यान से सुनना, यहाँ दो बातें बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहले वाली तो फिर भी आपको पता हो सकती है, लेकिन जो दूसरी चीज हम जा रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्किप। और ये बेसिक चीजें हैं। क्रिसोल हम किसको बोलते हैं? क्रिसोल हम बोलते हैं फिनोल के, मतलब आप सिंपली ऐसे देखो, फिनोल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप। क्रिसोल हम किसको बोलते हैं? फिनोल के रिस्पेक्ट में आपका मिथाइल ग्रुप। अगर ये मिथाइल ग्रुप बच्चे आपका ऑर्थो पे लगा हुआ, क्रिसोल का क्या मतलब है? देखो मैंने क्या लिखा हुआ,
फिनॉल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप। आपको बताऊं, एक स्टूडेंट ने मुझे इस क्वेश्चन का एक बार क्या आंसर दिया कि सर आप फिनॉल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप बोल रहे हो, क्या हम उल्टा नहीं बोल सकते कि टोल्विन के रिस्पेक्ट में OH ग्रुप? वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि आप टोल्विन के रिस्पेक्ट में भी तो OH ग्रुप बोल सकते हो, लेकिन आप बोल रहे हो फिनॉल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप। तो आप में से कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा बच्चे, OH इज योर फंक्शनल ग्रुप, methyl is only your alkyl group. See, OH is your functional group. That means OH is your prime minister and CH3 is just आपका जो चीफ मिनिस्टर है। तो जब आप चीफ मिनिस्टर और PM में कंपेयर करते हो तो किसको प्रायोरिटी देते हो, किसके अकॉर्डिंग चलते हो आप? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसीलिए ये बात कहना गलत है अगर कोई आपको बोले कि टोल्विन के रिस्पेक्ट में OH ग्रुप एट ऑर्थोमेटा पैरा इज क्रिसोल, रॉन्ग। फिनॉल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थोमेटा पैरा इज क्रिसोल। गॉट इट? तो इसीलिए इसको ऑर्थोक्रिसोल, इसको मेटाक्रिसोल, इसको पैराक्रिसोल, इसमें कुछ खास नहीं था। आप लोग समझ गए या नहीं समझे? आई थिंक आपको पता चला। अब बच्चों ये तो फिर भी आप कर लोगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया, बच्चे उन्होंने सपोज करो मैं आप में से आधों से ही पूछूं व्हाट इज कैटिकोल, ये वाला जो वर्ड आपने सुना होगा कैटिकोल, कैटिचोल भी बोलते हैं कई इसको, कैटिकोल। फिर वो बोलते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल पूछ लिया, उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिसोर्सिनोल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उन्होंने पूछ लिया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्यूनोन को रिप्रेजेंट करता है या हाइड्रोक्यूनोन को। तो देखो आपकी स्क्रीन पर है, ये नेम रटने हैं, ये जरूरी है क्योंकि अच्छे से अच्छा बच्चा पूरा अल्कोहल फिनोल ईथर तो पढ़ लेगा, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं इस पर मार खा जाते हैं। देखो कैटिकोल आप किसको बोल रहे हो? कैटिकोल, पहली बात तो ये जितने भी वर्ड है बच्चे, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल, इनके लास्ट में ऑल शब्द आ रहा है। तो ऑल शब्द से आप पहचान लोगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल फिनोल। फिनोल तो मैंने क्या बोला, कैटिकोल का मतलब है जब दो OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है। रिसोर्सिनोल का मतलब है जब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पर है। और क्विनोल वर्ड आप तब यूज कर रही हो जब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे पैरा पर है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्विनोल का दूसरा नाम क्या है बच्चे? हाइड्रोक्विनोन। तो ये चीजें ना आपकी, मैं सच बताऊं, ये वो एक्स्ट्रा एज है जो आपको दूसरों से अलग करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना बीच का सारा पार्ट पढ़ेंगे लेकिन ये वाली चीजें नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं आपने देखी थी ये सारी चीजें, कैटिकोल किसको बोलते हैं, रिसोर्सिनोल किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन क्या है, क्विनोल क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछती हैं, ये बेसिक चीजें हैं। चलो अब आगे आओ, अब यहां पर आओ बच्चे, दो चीजें और हाईलाइट करूंगा, इस चीज में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो बच्चे, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है आपका एनिसोल, ये कॉमन नेम आपको याद रखना है, एक है आपका फेनिटोल। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए इसको अलग से। देखो बच्चे, ये मेरे पास जब ये कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, दिस इज योर मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन को हम बोलते हैं एनिसोल। और अगर मैं बच्चे इस मिथाइल की जगह, अगर मैं इस मिथाइल की जगह यहां पर लगा दूंगा OC2H5, दैट मींस इथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं बच्चे फेनिटोल। और एक और बात, ये एनिसोल और फेनिटोल इसके क्या है, ये इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम तो मिथॉक्सी बेंजीन है और इथॉक्सी बेंजीन है। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट करा हुआ, ये वाला पार्ट आप देख लेना, जो IUPAC पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं। चलो अब आ जाओ, एक खास चीज मैं आपको एक बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप देखो यहां पर बच्चों, आपको अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे हो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मिथॉक्सी मिथेन, यू नो मिथॉक्सी मिथेन इज योर ईथर। उसके बाद उन्होंने जिक्र करा हुआ है फिनोल का, उसके बाद जिक्र करा हुआ है मिथेनॉल का विच इज अल्कोहल। सपोज करो मैं आपको फिर ये बात बताता हूं, हाई फाई चीजों के पीछे भागते रहो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी 4 नंबर है, इजी क्वेश्चन के भी 4 नंबर है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर फिनोल एंड अल्कोहल। तो आप क्या ऑर्डर टिक करके आओगे? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है आपका ईथर का, उससे कम है फिनोल का, और एट लास्ट आएगा आपका अल्कोहल। सपोज करो वो सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बट मैंने तो आपको बताया कि ईथर फिनोल एंड अल्कोहल, वो ऐसे नहीं देंगे, वो ऐसे लिख देंगे, एक लिखा होगा मिथॉक्सी मिथेन, एक लिखा होगा फिनोल, एक लिखा होगा मिथेनॉल। वो कहेंगे इन तीनों में कंपेयर करो कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है। तो तब आपको यही लॉजिक लगाना है और ये चीजें आपको याद करनी है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा ईथर का, उसके बाद होगा फिनोल का, और एट लास्ट आपके पास क्या आएगा?
एल्कोहल। अब आओ देखो बच्चे, हम आगे चलते हैं। यहां पर आओ देखो, एक चीज जो आपको समझनी है, और मैं यहां पर आपको दो चीजें जरा एक बार नोट्स पर समझाता हूं। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। सी, ये वही है ना? हाँ। यहां पर देखो, आपको अल्कोहल बनाना है मान लो, और दो चीजों को कंपैरिजन में करेंगे। अगर आपके पास बच्चे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और मान लो ये मेरे पास CH3, या फिर इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप यहां पर क्या ऐड कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो। तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं बच्चे एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो और डबल बॉन्ड दे रखा हो, तो आप मार्कोवनिकोव्स और एंटी मार्कोवनिकोव्स में से कौन सा रूल अप्लाई करोगे? आप अप्लाई करोगे मार्कोवनिकोव्स। यू विल अप्लाई मार्कोवनिकोव्स रूल, है ना बच्चे? आप मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई करोगे। तो देखो, आप इसको तोड़ोगे, ये इधर टूटा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर उन बच्चों की क्वेरी जो ये पूछते हैं, सर आपने ये बॉन्ड इधर ही क्यों तोड़ा? आपने ये बॉन्ड इस साइड क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि अगर बॉन्ड को इस साइड तोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, लेकिन अभी क्योंकि इधर तोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज आया सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे, तो विच इज अ स्टेबल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो इसलिए बॉन्ड इधर तोड़ा। अब देखो इसकी शक्ल क्या बनी आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, ये बना CH3 CH2। अब देखो, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको पिछले सेशंस में भी एक सिंपल लॉजिक फंडा बताया था। आप पानी का एडिशन करवा रहे हो ना बच्चों, पानी को भी तोड़ो। जब आप पानी को तोड़ोगे, देखो जब आप वाटर को तोड़ोगे आपके पास आएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब इसमें तो कुछ ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स कुछ लॉजिक है नहीं। मैंने क्या बताया था, मार्कोवनिकोव्स रूल सिंपली क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सपोज करो आपको ये बॉन्ड तोड़ना नहीं आ रहा, आप भूल गए कि ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, तब भी बिना बॉन्ड को तोड़े बच्चे आप सिंपल लॉजिक लगा के कर सकते हो कि सर हैज टोल्ड अस कि मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर अटैकिंग रिएजेंट विच इज वाटर, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो इसीलिए यहां पर आपका ये इसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहां पर हमारे पास बनेगा, यहां पर बनेगा CH3CH CH3OH। सो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। ये चीजें आपको पता है, ये बतानी थी मुझे क्योंकि मुझे आपको एक और रिएक्शन करवाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां पर क्या है बच्चे, आपके पास सेम यही रिएक्शन है, आपके पास है बच्चे प्रोपीन। अब प्रोपीन में क्या है, उन्होंने रिएक्शन करवाया इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, उन्होंने रिएक्शन करवाया डाइबोरेन के साथ। एक बात समझो, कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, BH3 होता है बच्चे बोरेन, BH3 क्या होता है? बोरेन। और इसी को अगर आप डबल कर दोगे, अगर आप दो बोरेन ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा? डाइबोरेन। दिस इज योर डाइबोरेन। और कई बच्चे ना इसकी शक्ल नहीं पहचानते जब ये अलग फॉर्म में आता है। तो डाइबोरेन को आप और कैसे लिख सकते हो? B2H6। तो इस रिएक्शन की पहचान होगी जब भी आपको एल्कीन गिवन होगा, दैट मींस आई वांट टू से कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मुझे कैसे पहचानना है। मुझे एल्कीन गिवन होगा, साथ में डाइबोरेन गिवन होगा, और साथ में लिखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देख के आप लोग हाई अलर्ट पे हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको पेरोक्साइड, गांधी जी का चश्मा, आई टोल्ड यू दैट डे, याद है? मैंने कहा था आपको कि जब भी आपको गांधी जी का चश्मा दिखे तो यू शुड नो कि यहां पर इसका मतलब एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा। और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, अब सुनो, पहले ना बच्चे आपसे ना एक चीज पूछते हैं, वो मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, अगर वो पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली हाइड्रोबोरेशन, वो आपसे पूछे कि हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट क्या, तो हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट आपको पता कैसे बोलना है? सिंपली देखो, मैं बता रहा हूं कैसे आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे, इसका कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं आप कैसे पेपर में अटेम्प्ट करोगे। जब वो पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली हाइड्रोबोरेशन, आपके पास 3 कार्बन का एल्कीन है, कुछ नहीं करना, 3 कार्बन के एल्कीन का ना ये डबल बॉन्ड हटा दो, और तीनों कार्बन को ऐसे लिखो, देखो CH3 CH2
CH2 और इसके 3 मॉलिक्यूल लगा के इसको बोरॉन से जोड़ देना। इसको बोलते हैं बच्चे ट्राई एल्काइल, क्योंकि आप देख रहे हो 3 एल्काइल ग्रुप है, ट्राई एल्काइल बोरेन। याद रखना, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या करा। अगर यहां प्रोपीन की जगह कल को सपोज करो पेंटीन दिया होता, पेंट 1 इन, तो मैं क्या करता, पेंटीन का ये डबल बॉन्ड हटा के यहां 5 कार्बन लगाता और उसके आगे 3 लिख देता और बोरोन से जोड़ देता, यानी कि ट्राई अल्काइल बोरेन। एक बात, मजे की बात बताऊं, आप में से 50% से ज्यादा बच्चे आंसर गलत करते। अगर वो पूछते व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन, एक लिखा होता अल्कोहल और एक लिखा होता आंसर में ट्राइअल्काइल बोरेन, आप में से ज्यादातर जनता अल्कोहल टिक करके आती, जो गलत आंसर है। अगर वो पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट है बच्चा पार्टी आपका ये ट्राई एल्काइल बोरेन। हाँ, अगर वो पूछे हाइड्रोबोरेशन के बाद आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, उसका प्रोडक्ट क्या है, तो उसका प्रोडक्ट आपका बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल भी कैसे करूंगा मैं, देखो ध्यान से समझो। 3 कार्बन वाला है ना, अब देखो मुझे, मैं आपकी तरह हूं, सपोज करो मुझे नहीं पता चल रहा मैं डबल बॉन्ड को किस साइड तोड़ू, बट मुझे पता है कि इसमें OH नेगेटिव का अटैक है, OH नेगेटिव का। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे रिवाइज करोगे कि सर ने बताया था यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, गांधी जी का चश्मा है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है, इसका मतलब यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है। तो मार्कोवनिकोव बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, OH नेगेटिव, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। लेकिन ये रूल कौन बोलता है, मार्कोवनिकोव। आपको तो उसका उल्टा करना है, एंटी मार्कोवनिकोव। इसका मतलब अब OH अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो समझ आया। सो प्राइमरी अल्कोहल जो आपका प्रोडक्ट बनता है बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल, वो प्रोडक्ट बनता है आपका, वो आंसर जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। इफ दे सिंपली आस्क यू व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली एंड ओनली हाइड्रोबोरेशन, योर आंसर विल गो ट्राई एल्काइल बोरेन। सिंपल फंडा मैंने क्या बताया, एक मिनट जल्दी से स्क्रीन पर आओ, ओहो एक सेकेंड, जल्दी से स्क्रीन पर आओ। देखो बच्चे मैंने क्या बताया, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन, और ये 100% बहुत बार पूछा गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिंपल सा फंडा मैंने क्या बताया, देखो ये आपका प्रोपीन गिवन है, कल को सपोज करो आप कैसे पहचानोगे हाइड्रोबोरेशन है, उन्होंने डाइबोरेन दिखा होगा और पेपर में आपको आगे दिया होगा, ये देख लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे पहचानोगे, जो एल्कीन दे रखे है ना उसमें जितने कार्बन है, अगर उन्होंने पूछा, देखो मैंने यहाँ इस PDF में लिखा भी हुआ है, यू कैन सी ट्राई एल्काइल बोरेन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन। तो आप क्या करोगे, जितने कार्बन का एल्कीन है उतने कार्बन को एज इट इज जोड़ के उसके आगे 3 लगा के बोरोन से जोड़ दोगे। और उसके बाद अगर उन्होंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट पूछा H2O2, तब आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कंसीडरिंग एंटी मार्कोवनिकोव रूल। आई थिंक मैं क्लियर हूं, ठीक है। तो यहां तक का फंडा आपको पता, ये चीज HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बिना याद करे आप पेपर में नहीं जा सकते। अच्छा, इससे भी मजेदार बात अगली, ये वाला पार्ट जो है ना बच्चे, ये वाला, कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो मैं इसके आगे 15 स्टार लगा रहा हूं। 15 स्टार का मतलब है दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाओगे। लेकिन अब आपको फंडा समझ में आना चाहिए बच्चे। देखो, विदाउट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं वो यहां पर देखो। इसी रिएक्शन को, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, लेट मी गो बैक टू माय नोट्स। देखो, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखो देखो, ये वाला देखो, आप कैसे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों बुक से कई बार ना कम समझ आता है, इसीलिए आई टेक द हेल्प ऑफ माय मतलब दीज नोट्स। ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए इजी रहते हैं नोट्स से, मेरे हैंड राइटिंग से लिखा हुआ समझना, है ना। तो देखो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका RMgX। मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे तोड़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम तोड़ते हैं सिंपली, यहां पर आपका आएगा R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव। वैसे बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। आपके पास है, पहले मैंने इस वर्ड पे फोकस करना, पहले फ्रॉम एल्डिहाइड, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि फॉर्मेशन ऑफ, इसकी हेडिंग देखो,
फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब मुझे नहीं पता कौन से टाइप की एल्कोहल बनेगी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूजिंग, देखो व्हाट आई एम राइटिंग क्लियरली, यूजिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यूजिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ आई? थोड़ी ओरिएंटेशन मिली होगी कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, कैसे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को यूज करके उनका रिएक्शन आप करवाओगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना बच्चों? तो यहां पर समझो हमारे पास, देखो आपके पास मैं तीन चीजें करवा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास है बच्चे मिथेनल। मिथेनल का अगर मैं कॉमन नेम पूछूं, मिथेनल का कॉमन नेम होता है बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर किसी बच्चे को कोई इश्यू आ रहा है तो वो मुझे लिख सकता है चैट्स में, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने इसका रिएक्शन करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ। तो जब आपका इसका रिएक्शन होगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वैसे इसका कॉन्सेप्ट है, बट आप सिंपली याद रखना, यहां से बच्चे आपके पास बनेगी प्राइमरी अल्कोहल। मैंने क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल बनाना है मुझे, तो आप खुद देखो, आपको बनाना है बच्चे प्राइमरी अल्कोहल। एक कार्बन रहा ये, अगर आप पिक्चर में देखो, एक कार्बन रहा ये और एक कार्बन रहा आपके पास ये, मतलब ये R एज इट इज लिख देना और साथ में इस कार्बन को बना देना CH2OH। ये बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। समझ आया? क्योंकि आई एम नॉट श्योर ना कि ये R क्या है, दिस इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल क्या है, तो इसीलिए ये बना बच्चों आपका प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो मैंने मिथेनल यानी कि एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का इस्तेमाल करा, जो सबसे पहला एल्डिहाइड होता है मिथेनल, उससे बना प्राइमरी अल्कोहल। आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग कि एनी अदर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल एल्डिहाइड्स अदर देन जो मैंने अभी ऊपर लिखा HCHO, मिथेनल, अदर देन मिथेनल विल गिव, विल गिव क्या देंगे? सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ध्यान से सुनो मेरे को, सबसे पहला कैटेगरी का एल्डिहाइड होता है मिथेनल। मैंने जब मिथेनल का रिएक्शन करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपने देखा मैंने कैसे करा, ये R एज इट इज लिखा, इस कार्बन को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल बना। लेकिन अगली स्टेटमेंट मेरी क्या है, मिथेनल के अलावा बाकी जितने भी एल्डिहाइड है, यानी कि इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, कुछ भी हो, वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सपोज करो मेरे पास ये है CH3CHO। अब यहां पर बच्चों CH3CHO साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखो साथ में आ गया मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। और इवन मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि यहां जरूरी थोड़ी ना इथेनल हो, मैंने क्या बोला, मिथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड, तो मतलब ये इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल कुछ भी हो सकता है। तो कायदे से तो इसका मतलब आई शुड राइट दिस एज R डैश, और ये मैंने R लिखा। तो आप क्या करोगे, आपको क्या, मैंने क्या बोला, यहां से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ये वाला जो मेरा कार्बन है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, देखो ये मैंने एज इट इज लिखा, इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया R डैश और R, सी ये मैंने जोड़ा R, ये जोड़ा R डैश, और ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल था? बताओ सिंपल था नहीं था? थम्स अप या थम्स डाउन कुछ करके आइडिया लगे। सिंपल था ना? आपको कैसे क्वेश्चन में पकड़ना है कि कोई भी, मतलब इस ये जो भी एल्डिहाइड होगा उसका R लगा दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश मैंने यहां लगा दिया, और साथ में इस वाले कार्बन को CH2H। अब सुनो, अब सुनो, अब आओ बच्चे, कोई भी कीटोन, एनी कीटोन, कोई भी कीटोन है, will give, any ketone will give tertiary alcohol on reaction with, on reaction with RMgX। ये बात याद रखना आपके पास, यानी कि समझ आई बात कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि कोई भी कीटोन होगा, जब आप उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे वो टर्शियरी अल्कोहल देगा। आप देखो कीटोन, ऐसे तो मेरे पास एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ कीटोन, फर्स्ट कीटोन, बट कीटोन तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है मैं ऐसे लिखूं R, कार्बन डबल बॉन्ड हो, R डैश, इसका रिएक्शन मैंने करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो मैं इसको R डबल डैश ले लेता हूं, MgX। अब टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, समझ गए होंगे आधे बच्चे, इस कार्बन को एज इट इज रखूंगा, और ये R जोड़ा इधर, R डैश जोड़ा इधर,
R डबल डैश जोड़ा इधर, ये बन गया मेरे पास, ये क्या बना, दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल। तो अभी तो समझ आ रहा है, बट जब वहां स्टेटमेंट आती है ना रिटर्न फॉर्म में, वो ऐसे बोलेंगे ऑल एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे फॉर्म द सेकेंडरी अल्कोहल। आप में से आधी जनता टिक भी करके आएगी कि सही स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, मिथेनल को छोड़कर, फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड आपका प्राइमरी जो है क्या देता है, अल्कोहल देता है। अब देखो बच्चे, इसी चीज को आप यहां पर देखो, इफ यू सी हेयर, ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये वाली चीज मैंने आपको बताई है। इफ यू सी हेयर, सी ऑन द माई स्क्रीन, दिस इज मिथेनल और ये आपका दे रहा है प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज योर, ये देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, एनी एल्डिहाइड, एवरीथिंग इज इन दिस, सब कुछ इस पीडीएफ में है। एनी एल्डिहाइड अदर देन मिथेनल, देखो सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी कीटोन होगा विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। और ये जो ऑरेंज कलर की हाईलाइट में मैंने लिखा हुआ है, वही बात बताई है कि मिथेनल के अलावा बाकी सारे एल्डिहाइड विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। चलो यहां तक की बात खत्म आई। अब बच्चे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, देखो एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक रिएक्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में गिवन है। पहली बात तो ये जो डाउस प्रोसेस है, जिस बच्चे ने कल का सेशन अटेंड करा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, उसने ऑब्जर्व करा होगा, मैंने ये कल भी डिस्कस करा था, जो डाउस प्रोसेस है। हाँ फातिमा, ये मैंने कल डिस्कस करा था। क्या बताया था मैंने आपको कि क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट रटा होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोबेंजीन ऐसे ही रटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और टेम्परेचर मैंने कितना लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिससे आपका क्या बना बच्चे, आपके पास बन गया फिनॉल। बात समझ आ रही है? ये आप देख रहे हो कौन सी पीडीएफ में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जस्ट 1 मिनट ज्यादा टाइम ना आप लोगों का लेते हुए, ये देखो जरा, कल मैंने आपको जब ये वाली बात बताई थी, एक सेकंड रुको, ताकि आप लोग रिलेट भी कर सको। ये वो पीडीएफ है जो आपके पास शायद आ चुकी होगी, और ये मैंने कल डिस्कस करी थी। देखो सारे बच्चे मेरी स्क्रीन पर, ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में मैंने कल बताया था, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। ये देखो फिर से ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देखो क्या लिखा, क्या बना हुआ है, फिनॉल। कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। तो रिलेट करा करो बच्चे चीजों को एक दूसरे के साथ। अब ठीक है, अब मेन चीज बच्चों जो नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पता कहां से, इस वाले रिएक्शन से। और देखो आप मेरी स्क्रीन पे देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो क्या पूछेंगे, पहली बात तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज क्यूमीन। बच्चों पहला क्वेश्चन जो बेसिक्स आप लोग पूरा पढ़ते रह गए और उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका क्यूमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यूमीन हम किसको बोलते हैं, मेरी स्क्रीन पे देखो सब कुछ इस पीडीएफ में है। क्यूमीन हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। क्यूमीन किसको बोल रहे हैं हम, क्यूमीन हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। आपने क्या करा, ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट होता है, आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो सबसे पहले तो जो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, वो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये भी उन्होंने पेपर में पूछा हुआ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम कि दिस इज योर क्यूमीन। और एक चीज देखो, क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या करा, जिस बच्चे को क्यूमीन पता है कि क्यूमीन इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आपने क्या करा, ये जो 2 O2 है ना, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाल दिए। देख रहे हो आप, इफ यू आर ऑब्जर्विंग माई स्क्रीन, मैं आपको ये भी बताता हूं कि कैसे आप चीजें ध्यान रखोगे। दिस इज द वे मैंने ऐसे याद रखा था, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपने ये O2 डाल दिया, देखा, ये बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और देख सकते हो आप, ये गांधी जी का चश्मा आ गया आपका हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके बाद आपने क्या करा, जब आपने इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाई, आपका प्रोडक्ट बना फिनोल। फिनोल बना। अब ये मेथड किसके लिए, मतलब मेन चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये मेथड मैं आपको क्या बता रहा हूं, कैसे आप फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम सम, बच्चे दिस कंपाउंड। आपने कैसे फिनोल को प्रिपेयर करा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसका नाम है क्यूमीन, हाईलाइट दिस पार्ट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन,
ऑक्सीडेशन करवाई, इन दो ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाला, बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोलिसिस करवाई, बना फिनोल। मैं फिनोल में नहीं इंटरेस्टेड हूं। एक बार एक अच्छे लेवल का जो एग्जाम है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि जब आप क्यूमीन से, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि क्यूमीन से जब आप फिनोल बना रहे हो, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट। देख लो आपकी स्क्रीन पर है, क्या है बाय प्रोडक्ट? एसीटोन। ये आपका बच्चे बच्चा पार्टी, दिस एसीटोन इज योर बाय प्रोडक्ट। और आई थिंक यू नो द डिफरेंस बिटवीन बाय प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। ये साइड में आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट मिला। मेन प्रोडक्ट आपका फिनोल है। कहीं ऐसी गलती मत कराना। उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विद ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, तो आप टिक कराओ एसीटोन की। सर ने एसीटोन पे हाईलाइट करा था ना। मैंने बोला मेजर प्रोडक्ट क्या है? फिनोल। एक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे लेवल का था वो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, आप लोग मेजर मेन चीज पे फोकस करते हो, साइड वाली हल्की फुल्की चीजों पे आप फोकस नहीं करते। और क्वेश्चन वही था कि साइड प्रोडक्ट क्या बना? इज योर एसीटोन। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना। यहां पर जो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस अल्कोहल फिनोल ईथर वाले पार्ट में, जिसपे मैं जाना चाहूंगा, वो है बच्चे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल विद, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जिससे आपको पता चलेगा कि वो एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से मेरी स्क्रीन पे देखो आप लोग, 2-3 मिनट मुझे ध्यान से सुनते जाओ। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिफरेंस कि एक होता है अल्कोहल, एक होता है हमारे पास फिनोल। इन दोनों में डिफरेंस है। आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा। अब यहां पर देखो, मैं अपने नोट्स पे अभी जाऊंगा, पहले इसको समझो। फॉर चेकिंग द एसिडिटी ऑफ ROH, ROH मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक अल्कोहल, फिनोल की नहीं मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, मेरे वर्ड्स पर फोकस करो। फॉर चेकिंग द एसिडिटी ऑफ ROH मतलब एलिफेटिक अल्कोहल, एंड C6H5OH मतलब फिनोल, आपने इसका रिएक्शन करवाया किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिली होगी मेटल, वो होगी सोडियम। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, अगर उन्होंने सोडियम की जगह एल्यूमिनियम और पोटेशियम लिख दिया, तो आप में से आधे बच्चे तो वही डाउट करेंगे कि ये वही रिएक्शन है जो सर ने बताया था या नहीं बताया था। इसलिए आपको कोई डाउट वहां नहीं रहे, मैंने सब लिखवाया हुआ है यहाँ पर कि आपको कौन सी मेटल मिलेगी वहां, सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका जो जो गिवन अल्कोहल है वो आपकी एसिडिक है। जो गिवन अल्कोहल है बच्चे वो आपकी एसिडिक है। और एक बात और याद रखना, जो फिनोल है ना, जो फिनोल, उसके रिएक्शन खास है। फिनोल के रिएक्शन खास है। और मैं आपको एक चीज अब अपने नोट्स पे लेके चलता हूं, देखो जस्ट अ सेकेंड। यहां पर आओ, नोट्स पर आओ। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आओ बच्चे। देखो हमारे पास, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एसिडिटी। एसिडिटी, ये वो वाली एसिडिटी नहीं है जो आपको हो जाती है खाना खाने के बाद। दिस इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स एंड फिनोल। सर आप क्या बता रहे हो? मैं कंपेयर करके बताता हूँ टेबल में। सर एल्कोहल और फिनोल में क्या अंतर है? एक साइड मैंने लिखा अल्कोहल, दूसरी साइड मैंने लिखा फिनोल। बच्चे फिनोल में बोल रहा हूं जितनी भी एरोमेटिक अल्कोहल है। फिनोल का मतलब है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप इज योर फिनोल, एरोमेटिक अल्कोहल। फिनोल की जगह मुझे ये लिखना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक अल्कोहल्स। अग्री कर रहे हो मेरी इस बात से? तो फिर यहां पर जो मैं नॉर्मल अल्कोहल लिख रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक अल्कोहल्स। बताओ जिसको ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि ये बेसिक है, इसके आगे तभी प्रोसीड करा जाएगा। दिस इज योर एलिफेटिक अल्कोहल। और फिनोल का मतलब आई शुड राइट की एरोमेटिक अल्कोहल। इसका मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं एक साइड पर एरोमेटिक अल्कोहल को और दूसरी साइड पर एलिफेटिक अल्कोहल्स को। दिस इज योर एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल मतलब दिस आर के साथ लगा OH, और दिस आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। आई शुड राइट दिस आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। ये आर आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है।
बात समझ आ रही है? अब देखो, जब आप एसिडिटी, मैंने बोला ना आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे, तो देखो आप इसका रिएक्शन करवाओगे, यू सी मैंने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम के साथ। हालांकि मैं सोडियम की जगह यहाँ पर और क्या ले सकता हूँ, एल्यूमिनियम ले सकता हूँ, पोटेशियम। तो मेरे पास क्या बचा बच्चे, आरओ नेगेटिव बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकली ना, इससे मैंने चेक करा कि हाँ मेरी ये जो गिवन एलिफेटिक एल्कोहल है दिस इज एसिडिक, कि ये एल्कोहल मेरी कैसी है, एसिडिक। तो वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कि टू चेक द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल, आप उसका रिएक्शन किस मेटल के साथ करवाते हो, एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कौन सी गैस रिलीज होती है, ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन गैस। नाउ सी द डिफरेंस। जब आपके पास फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन देखो, जब मेरे पास फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन मैंने सेम सोडियम के साथ करवाया, यहां पर बच्चे मेरे पास क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बना, लेकिन यहां पर भी मेरे पास साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इससे मुझे पता चला कि जो मैं एरोमेटिक एल्कोहल है उनकी एसिडिटी भी मैं सेम मेथड से चेक कर रहा हूं अभी तक। तो आप पूछोगे सर फिर एल्कोहल फिनोल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अब आएगा। देखो, जो आपकी फिनोल है ना, फिनोल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैं उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ भी करवा सकता हूं। अभी तक सिर्फ सोडियम के साथ था, अब मैंने करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी मेरे पास सेम प्रोडक्ट बना, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहां से देखो, वो आपसे कहां से, एम्स लेवल का क्वेश्चन है ये, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। यहां पर बाय प्रोडक्ट आपका क्या बना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, पानी। देख लो आपकी स्क्रीन पर है, उन्होंने क्वेश्चन, और पहली बात तो देखो क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस जल्दी से स्क्रीन पर, जो एलिफेटिक एल्कोहल है, अगर आप उनको, आपको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, सो दे ओनली एंड ओनली रिएक्ट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी कि सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करवाएगी। आप में से कुछ बच्चे बोले सर इसका रिएक्शन भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हैं, नो, एलिफेटिक एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब फिनोल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, कि फिनोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करती है, लेकिन एलिफेटिक अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करती। दूसरी चीज, जब फिनोल का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया तब तो गैस निकली हाइड्रोजन, लेकिन जब इसी फिनोल का रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ करवाया तब क्या निकला, पानी। और ये पेपर में पूछा भी गया था। बात अभी यहां तक बताओ, यहां तक समझ आया? आई थिंक दिमाग में चला गया होगा। लेकिन अभी चीजें यहां खत्म नहीं हुई। अब वो आपसे पूछते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करना। एक तरफ है आपके पास, देखो बच्चे, एक तरफ है आपके पास आरओएच। जब भी मैं आरओएच लिखूं ना, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक एल्कोहल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, OH। और एक तरफ आपके पास है फिनोल। वो पूछते हैं, मुझे आप ये बताओ, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कि एक एलिफेटिक एल्कोहल है और एक एरोमेटिक एल्कोहल है, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब मैंने क्या बताया, आप किसी चीज को एसिड कब बोलोगे, जब वो हाइड्रोजन देगा। अरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस एलिफेटिक अल्कोहल इज एसिड, इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगी। अगर मैं बोल रहा हूं दिस फिनोल इज एसिडिक, इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगी। सो यहां पर क्या होगा बच्चे, मेरे पास, आपके पास आर ओ नेगेटिव बना। अगर एग्जांपल लू, सपोज करो मैं आपको ऐसे बताऊं, सीट मान लो ये बना मेरे पास आर ओ नेगेटिव, क्योंकि आपने एच पॉजिटिव दे दिया, तभी तो एसिडिक हुआ ना। और अगर फिनोल अपने एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगी, तो फिनोल से क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, साथ में आपका एच पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ध्यान से सुनो यहां पर, देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बच्चों, जस्ट फॉर इसको फन वे में लेना, मैं आपको बोलूं कि बच्चों छोड़ो ये नीट का एग्जाम और बाहर अमेरिका चले जाओ, तो आप में से, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि बच्चे आप अमेरिका चले जाओ, मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा और आपको वहां पर मंथ ना 2 लाख ही, मतलब ऐसे मान लो 10 लाख मिलेंगे, कि आप लोग अमेरिका चला जाओ, चले जाओ, ये नीट का एग्जाम छोड़ो, और आपको वहां पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, और मैं भेजूंगा सारा खर्चा पानी। तो आप में से आधे बच्चे चले जाएंगे, आधे क्या सारे ही चले जाएंगे, अगर मैं पैकेज बढ़ा के पर मंथ 50 लाख कर दूं। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अरे नीट में तो इतनी ज्यादा मेहनत है, लेकिन सर 50 लाख पर मंथ की जॉब दिलवा रहे हैं, तो मतलब आप स्टेबिलिटी फैक्टर देखोगे, आप एकदम से अमेरिका भाग जाओगे, भागोगे या नहीं भागोगे? जो नहीं जाएगा वो थम्स डाउन कर दे। जाओगे ना, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां स्टेबिलिटी है, इसका मतलब हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आपने अमेरिका शिफ्ट करा क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे थे, वहां आप स्टेबल थे।
अब देखो, हाइड्रोजन के जाने के बाद मुझे ये देखना है, सपोज करो आपका कोई फेवरेट पर्सन चला गया, तो आप, मैं ये देख रहा हूं उसके जाने के बाद आप स्टेबल हो या नहीं हो। अगर आप उसके जाने के बाद स्टेबल हो तो इसका मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो। अगर आप उसके जाने के बाद स्टेबल नहीं हो तो आप उसको अप्रोच करोगे ना दोबारा से बुलाने के लिए कि कहीं तो बात हो जाए, कहीं किसी तरीके से मिल जाए। सेम चीज यहां पर है। हाइड्रोजन के जाने के बाद मुझे चेक करना है कि ये फिनोक्साइड आयन, व्हाट इज दिस, दिस इज योर फिनोक्साइड आयन। मुझे चेक करना है कि ये फिनोक्साइड आयन, और ये कौन सा है, ये आपका एल्कोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं बच्चे एल्कोक्साइड आयन। दिस इज योर एल्कोक्साइड आयन। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मैं आपको शक्ल दिखाऊं आर की, सपोज करो ये इथाइल था, C2H5O नेगेटिव, तो बताओ जरा मेरे को, ये O नेगेटिव तो रेजोनेंस में है, ये O नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव पार्ट है वो रेजोनेंस में है, लेकिन यहां पर थोड़ी ना रेजोनेंस है। तो क्योंकि फिनोक्साइड आयन तो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर मैं एल्कोक्साइड आयन की बात करूं, यहां पर तो कोई भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस का मतलब बहुत सारा सुख, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब फिनोल तो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, क्योंकि उसके जाने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बना वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो फिनोल अपना हाइड्रोजन आसानी से देगा। लेकिन ये जो एलिफेटिक एल्कोहल था, हाइड्रोजन के जाने के बाद जो पीछे एल्कोक्साइड बना, उसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो वो उतना स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस फिनोक्साइड आयन। तो इसका मतलब है कि फिनोल जल्दी जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जाने के बाद जो उसको सुख मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। सो दिस मीन्स फिनोल इज, क्योंकि फिनोल जल्दी से हाइड्रोजन दे रहा है, तो जो जल्दी से हाइड्रोजन देगा इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक है। सो वी से कि जो फिनोल है आपका वो ज्यादा एसिडिक है देन एलिफेटिक एल्कोहल्स। बताओ जरा, ये समझ आया कॉन्सेप्ट? फिनोल आपका ज्यादा एसिडिक है देन एलिफेटिक अल्कोहल। सर आप इतनी ये राम कहानी क्यों समझा रहे हो? ये राम कहानी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोग जनरली नहीं करते बच्चों। देखो यहां पर यहां पर आओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ये वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना, इसके बाद ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। ये सारी बातें देखो, मैंने ये रिएक्शन अभी करवाया, फिनोल का रिएक्शन देखो स्क्रीन पर, सोडियम के साथ हाइड्रोजन निकला, लेकिन जब उसी फिनोल का रिएक्शन मैंने बेस के साथ करवाया, पानी निकला। ठीक है, ये बात समझ आई? और फिर मैंने आपको क्या बोला, फिर मैंने आपको ये वाली बात बताई कि हमने देखो यहाँ कंपेयर करा हुआ। एक और बात, एक और चीज जो आपको ऐड करनी है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने आपको अभी बताया ना कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है देन योर एलिफेटिक अल्कोहल, बीच में पानी डाल देना। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सारी फिनोल जो एरोमेटिक अल्कोहल है वो पानी से ज्यादा एसिडिक है, और जो एलिफेटिक अल्कोहल है वो पानी के मुकाबले कम एसिडिक है। रट लोगे इस ऑर्डर को? सबसे पहले फिनोल, बीच में वाटर, उसके बाद एलिफेटिक अल्कोहल। सर आपने इतना सब कुछ बताया क्यों? इतना सब कुछ बताया इस क्वेश्चन के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये तो मैं आपको आज नोटिस करवा रहा हूं। अच्छा आपने दिल से बताना, देखा है आपने आज से पहले इस टेबल को उतार के कि चलो देख ही लेते हैं इस टेबल में क्या है? इसको छोड़ दिया होगा, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी ना थोड़ी बहुती, इसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा कि कौन करे ये डाटा। और आपको बताऊं, इन्हीं डाटा में से निकलते हैं आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सेम डाटा मैं आपको बताऊंगा लास्ट वाला चैप्टर अमीन्स में। ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, अगर आप इस पीडीएफ को देखो, आपके पास ये कुछ नाम गिवन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर बीच में गिवन है फिनॉल, फिर गिवन है ऑर्थोक्रिसोल। देखो बच्चे, पहली बात तो नीट वाले ना, अगर ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, देखो मैं अपनी बातों की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अगर उन्होंने ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल को ही सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने के लिए दे दिया, आधे बच्चों तो यही उड़ जाएंगे कि क्रिसोल होता क्या। तो नीट वाले आपकी डबल डबल नॉलेज चेक करते हैं। वो देखते हैं बच्चे को आईयूपीएससी नेमिंग आती होगी, तब तो वो क्रिसोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करेगा कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ है। बट बच्चे को अगर क्रिसोल ही नहीं पता होगा तो खुद बताओ, आपको अगर क्रिसोल ही नहीं पता होगा कैसे अप्रोच करोगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा हुआ है? फिर तो तुक्का ही मारोगे। बट सही बात बोल रहा हूं ना? तो इसलिए यू शुड, दैट इज वाई मैंने क्रिसोल का आईयूपीएससी नेमिंग आपको, क्रिसोल मैंने क्या बताया था, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, फिनोल के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप। आई टोल्ड यू। इसीलिए बच्चों, मैं हर एक बच्चों को कवर करके, कि ज्यादातर बच्चे जो है मतलब वो इतनी चीजें ध्यान नहीं देखते। देख लो ध्यान से आंखें खोल के, क्रिसोल का मतलब है आपका फिनोल के रिस्पेक्ट में क्रिसोल, मिथाइल ग्रुप। देखो, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। समझ आई बात? तो अब आओ यहां पर,
ये आपके पास उन्होंने कुछ चीजें दी और साथ में उन्होंने एक दिया इथेनॉल। तो इस क्वेश्चन को समझो और उन्होंने इस तरफ वैल्यूज दी हुई है उनकी पीकेए की। यहां पर उन्होंने बच्चों उसकी पीकेए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और आपको पता है उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। फिनॉल है, ऑर्थोक्रिसोल। अब देखो ये क्वेश्चन ना समझो, दिस क्वेश्चन इज रियली गोइंग टू क्लियर योर एंटायर कॉन्सेप्ट जितने भी आप आज तक, और ये आपका जीओसी का पार्ट भी क्लियर करवाएगा। देखो ध्यान से, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन जो बच्चा करके जाएगा ये एक्स्ट्रा एज देगा आपको। ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस हैं आपके, रैंकर्स टाइप है ये। समझ आ रही है बात? ये उस बच्चे को रैंक दिलवाएंगे और इसमें से उठा उठा के उन्होंने 3-4 टुकड़ों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ध्यान से सुनो, एक आपके पास है, जल्दी से आओ क्योंकि 2-4 चीजें भी अगर आपने इस सेशन में अच्छी याद कर ली ना जो आपके काम आएंगी, आप मार नहीं खाओगे। पहले हमारे पास था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो जरा, मैं जल्दी से स्ट्रक्चर बना लूं। ये मेरे पास OH है, यहां भी हमारे पास OH है, और ये मेरे पास है ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल, ये मेरे पास है मेटा पे नाइट्रोफिनॉल, ये मेरे पास है पैरा पे नाइट्रोफिनॉल। देखो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। क्लियर है? इसी के साथ साथ उन्होंने क्रिसोल लिखा हुआ था। क्रिसोल क्या है मैंने अभी आपको भी बताया, क्रिसोल है फिनॉल के रिस्पेक्ट में। देखो फिनॉल, जल्दी देखो दिस क्वेश्चन, ये आपका जीओसी तक के जो आपने पहले जीओसी करी है ना, और ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं पेपर में। ये एक क्वेश्चन सिर्फ अल्कोहल का नहीं है, फिनॉल का नहीं है, पूरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो ऑर्थोक्रिसोल बोला ना मैंने, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लगा मिथाइल ग्रुप, मेटा पे लगा मिथाइल ग्रुप, पैरा पे लगा मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? और वहां पे क्या लिखा हुआ था, और वहां पे आई थिंक एक फिनॉल था, बीच में एक उन्होंने हमारे पास दिया हुआ था फिनॉल, और एक वहां पर था इथेनॉल, CH3CH2OH। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं, इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, इसको ई दिया, इसको एफ दिया, इसको जी दिया, अरे ये फिनॉल तो पूरा बना दो, और इसको मैंने दिया एच। ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले एक फंडा में स्टार बना के आपको दोबारा से याद करवा रहा हूं। मैंने क्या बोला था जब मैंने कंपेयर करा था एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल को? मैंने बोला था कि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है देन एलिफेटिक अल्कोहल। जल्दी से बोलो, मैंने ये बात बोली थी, ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में बताई थी, ठीक है अभी अभी। अब 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट ध्यान से सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो, स्क्रीन पे देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सब पे OH लगा हुआ, देखो पहली बात बताओ, ये H तक आपकी स्क्रीन पर है, सारों में OH ग्रुप है, मतलब सारों में बेंजीन दिख रही है, देखो बेंजीन 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 दिख रही है, सारों में OH भी दिख रहा है लगा हुआ। लेकिन एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा जिसमें बेंजीन नहीं है, एक तो दिख रहा है ऐसा जिसमें बेंजीन नहीं है, देखा? इसका मतलब सर आपकी ये वाली बात काम आई कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा देन एलिफेटिक अल्कोहल। सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, मैंने बोला कि इंडिया जो है ना वो मोस्ट पावरफुल है देन पाकिस्तान। अब इंडिया में भी आपको पता है अलग अलग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास, आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है, यूपी आ गया, बिहार आ गया। मैंने बोला इंडिया इज मोर पावरफुल कंट्री देन पाकिस्तान। तो आपके पास काफी सारे मैंने स्टेट्स दिए, जैसे मान लो मैंने दे दिया अपने इंडिया के सारे स्टेट दे दिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, हिमाचल, और एक मैंने स्टेट दे दिया लाहौर। मुझे नहीं पता लाहौर उनका स्टेट है, जैसे भी है। तो आपको एक स्टेटमेंट तो समझ आई ना कि सर ने बोला था इंडिया इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान, तो आपने देखा ये लाहौर तो पाकिस्तान का, उसको अपने साइड करा। अब इंडिया में आपने देखना है कि कौन सा स्टेट ज्यादा पावरफुल है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, बिहार है ना? तो सबसे पहले इनमें से आपने बहरूबिया पहचाना कौन है, देखे क्या बहरूबिया? तो इसका मतलब इसको तो सबसे पीछे करो, तो इसका मतलब सर ने बोला ये तो, इसका मतलब एच वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, इसको सबसे पीछे लिखूंगा मैं, सबसे लास्ट में। अब मुझे देखना है, ये सारी एरोमेटिक फिनॉल है, मतलब वही इंडिया वाली बात आएगी कि मुझे इंडिया में अब स्टेट में कंपेयर करना है कि इंडिया में कौन सा स्टेट ज्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब अब मुझे इनको आपस में देखना है। तो वो कैसे देखूंगा? सबसे पहले आप एक लॉजिक याद रखना बच्चा पार्टी, ये आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, देखो बच्चे,
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका NO2 है यहां पर, वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ध्यान से देखो इस चीज को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो यहां पर मैं यहां के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, जैसे कि मिथाइल, वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। इतनी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। आपने अगर मेरे सेशन 1 अटेंड करा, जहां पर मैंने आपको +M और -M के ऑर्डर लिखवाए हैं, वहां मैंने बताया होगा कि मिथाइल ग्रुप का मैंने +H प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बताया, और मैंने कहा +H और +M में कोई अंतर नहीं है। मैंने बोला था कि इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड करा है, NO2, मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग, समझ आई बात? आप देखो, एक और चीज आपको क्या याद रखनी है, ये फंडे पता होने चाहिए, इन फंडों के बिना कोई जिंदगी नहीं है। देखो ध्यान से, जो +M वाले ग्रुप होते हैं, +M लगता है ऑर्थो पर और पैरा पर, नोट एट मेटा, मेटा पर नहीं लगता। ठीक है, और सेम चीज +M बोल दो चाहे +H बोल दो, और जो -M इफेक्ट है वो आपका लगता है मेटा पर। -M कहाँ लगता है आपका? मेटा पर, मेटा पोजीशन पर आपका सिर्फ और सिर्फ -M लगेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर आपका +M भी लगेगा। ध्यान से देखो, ये आपके सामने है। सबसे पहले ये देखो, ये वाला देखो, ये ऑर्थो पर NO2 है। अब NO2 के कौन कौन से इफेक्ट है, ध्यान से देखो। इसका -M इफेक्ट है, क्योंकि ऑर्थो पे मैंने बताया -M, लेकिन -I भी तो लगेगा। NO2 का -I इफेक्ट भी तो है। मैंने सेशन 1 में बताया था किनका +I इफेक्ट है, किनका -I इफेक्ट है, याद है? जिस बच्चे ने मेरा सेशन 1 अटेंड करा वो मैंने लिस्ट बनवाई थी जिसका +I इफेक्ट है, उसके अलावा आई टोल्ड यू सबका -I है। सो इसका मतलब इस NO2 का -I। अब मेटा पर मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मेटा पर अगर मैं बच्चों बात करूं, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सॉरी बच्चों, ये चीज सही नहीं है, ये मैं गलती से लेके क्या, मैंने क्या बोला, आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, चाहे +M है चाहे -M की मैं बात करूं, आपका मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेटी ऑर्थो और पैरा पर होता है, नोट एट मेटा। बात समझ आ रही है? ये इफेक्ट आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, चाहे चाहे यहां पर मैं +M की बात करूं, चाहे यहां पर मैं -M की बात करूं, मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। तो इसको हम लॉक करते हुए यहां पर आओ। अब ये मेटा पर आया, अभी मैंने बताया मेटा पर तो इफेक्ट लगता ही नहीं, इसका मतलब यहां पर इसका सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है, -I। इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑर्थो पैरा मेटा सभी पे लगता है। यहां पर आओ, दिस इज योर पैरा। अब पैरा पर मैंने क्या बताया, पैरा पे फिर मैंने बोला आपको -M भी लगेगा, -I भी लगेगा। अब आओ मिथाइल पर, मिथाइल का अभी बताया +H इफेक्ट है और ऑर्थो पर है, इसका मतलब इसका +M भी है और +I है। मेटा पर मैंने बोला मीजोमेरिक नहीं लगता, इसका मतलब यहां पर इसका सिर्फ +I है। और पैरा पर मैंने अभी बताया दोबारा से, मीजोमेरिक भी लगेगा और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो एक बात देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन आपके हर जगह के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग घटाते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जिनके पास ये NO2 ग्रुप लगा होगा, एटलीस्ट वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू जिनके पास मिथाइल ग्रुप है। अग्री कर रहे हो इस बात से मेरी? मैं इतना तो अभी इस कॉन्सेप्ट से बोल सकता हूं ना कि जिनके पास ये NO2 ग्रुप है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दोस्त जिनके पास ये मिथाइल ग्रुप है। तो और लेकिन अब मुझे कंपेयर करना है A, B और C में से। आप देखो A में दो दो मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव वाला इफेक्ट होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहां -M -I है, यहां भी -M -I है ना? यहाँ दो दो नेगेटिव इफेक्ट लग रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही लग रहा है -I। सो इसका मतलब मुझे ये बोलना चाहिए A और C ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू B। यहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। आई थिंक आप बच्चे कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो क्योंकि मैं दुनिया भर की चीजें एक जगह करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ध्यान से देखो, A, B, C में देखो, यहाँ दो दो इफेक्ट है, -M -I, यहाँ पर भी -M -I और यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ आपका -I। तो जो नेगेटिव वाला इफेक्ट होता है बच्चे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मैंने अभी बोला। तो जब दो दो नेगेटिव इफेक्ट होंगे तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पर भी दो दो, तो कहना है इसे कि A और C ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू B। बताओ।
कि ए और सी ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू बी, लेकिन आप कहोगे सर अब ए और सी में से कैसे डिसाइड करें? तो देखो, जो मैंने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट ना बच्चे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जितना मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पे लग रहा है, उतना ही मीजोमेरिक इफेक्ट पैरा पर भी लग रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, फिर आप किससे डिसाइड करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पास होगा, ये NO2 यहाँ ज्यादा पास है, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। जितना दूर होगा, NO2 यहाँ दूर है, उतना कम माइनस आई। तो क्योंकि NO2 ऑर्थो पे पास है, इसका मतलब इसका माइनस आई यहाँ ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पैरा पे माइनस आई कम है। कम है ना? तो इसका मतलब अगर मैं बच्चों आपको सिंपली बताऊं, यहां पर अगर मैं इन तीनों का देख लूं, देखो मैं आपको एक डिमार्केशन करके बताता हूं। अगर मैं सिर्फ ए बी सी में से देखूं, तो मेरे पास आना चाहिए, अभी ध्यान से सुनना, मेरे पास एबीसी में आना चाहिए सबसे ज्यादा एसिडिक ए, फिर सी और सबसे कम बी। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? एबीसी में से एसिडिक स्ट्रेंथ में? जिसको नहीं समझ आए वो थम्स डाउन कर देना, सो दैट आई कम टू नो। इतना समझ आया बच्चे? अब इन पर आओ, इन पर आओ। यहां पर देखो मैंने क्या बोला, एक चीज और देखो कि जो प्लस एम वाले हैं, मैंने अभी बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। आप देखो, यहाँ प्लस एम प्लस आई दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पैरा पर भी दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन मेटा पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और जितना ज्यादा प्लस एम वाला ग्रुप होगा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ दो दो प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यहां भी दो दो प्लस एम प्लस आई लग रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। बट यहां सिर्फ मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लग रहा है। तो एटलीस्ट कहना इसे कि सी वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू डी एंड एफ। कहना इसे सी वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू डी एंड एफ। बताओ, इतना बोल सकते हो ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्लस आई लग रहा है, लेकिन यहां बाकी दोनों पोजीशन पर प्लस आई के साथ प्लस एम, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के ग्रुप्स लग रहे हैं। वो मुझे पता है श्रुति, आई नो। श्रुति, मैं फ्लो नहीं बिगाड़ना चाह रहा, मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बच्चे 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 सुनो सुनो सुनो, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाया अभी? अभी क्वेश्चन चल रहा है ना? मुझे पता है वो, सुनो सुनो, ये मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, मुझे पता है जो आप बोल रहे हो ना, आई एम गोइंग टू टेल कम कम टू द सेम चीज। पर टीचर को पता होता है कि उसको बच्चों को कैसे बताना है। मैं नहीं चाहता कि आप एक एक्सेप्शन के कारण हमेशा एक गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो। अगर मैंने यहीं पर बता दिया होता ना, जो आप बात बोल रहे हो, वो दिमाग में गलत बात बैठती और आप सारे कॉन्सेप्ट्स फिर वैसे करते। उस पे मैं आऊंगा, लेट मी कम। यहां पर आओ। तभी आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो। देखो डी ई एफ में से इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही प्लस का इफेक्ट लग रहा है, बाकी नहीं लग रहे। तो कहना इसे कि एटलीस्ट ये ई वाला मुझे इतना समझ में आ गया, डी और एफ से ज्यादा एसिडिक है। अब डी और एफ में कंपेयर करो, यहां पर प्लस एम है प्लस एम है, मैंने जस्ट अभी बताया मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस बात से मेरा ये मतलब है, जितना मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पे लग रहा है ना प्लस एम, उतना ही पैरा पर लग रहा है। तो मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट से तो आप इन दोनों की लड़ाई सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंडक्टिव इफेक्ट की। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जहां इंडक्टिव इफेक्ट पास है वहां ज्यादा लगेगा, और प्लस आई जितना ज्यादा लगेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब कहना इससे कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे पहले ई, उसके बाद एफ, उसके बाद डी। यहां पर ये वाला, ठीक है? इतना समझ में आया? और अब आओ, अब एक मिनट ध्यान से सुनो। इस वाले ग्रुप की लड़ाई और इस वाले ग्रुप की लड़ाई में आपने एच वाले को तो सबसे लास्ट में रखा, बची ये फिनोल। जो बच्चा समझता आ रहा है थोड़ा ध्यान से लॉजिक लगाओ। इसके पास ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ आई कि इसका मतलब इन तीनों के बाद आएगा फिनोल, क्योंकि अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा तो कोई डोनेटिंग ग्रुप भी तो नहीं लगा हुआ जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करे। इसका मतलब जो जी है ना, वो ई एफ डी से भी पहले आएगा और एच सबसे लास्ट में आएगा। तो इस अकॉर्डिंग मेरा ऑर्डर बनना चाहिए, इस अकॉर्डिंग देखो बच्चे पीडीएफ देख लेना, क्या ऑर्डर था वहां फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था, ए सी बी। देखो ए
सी, बी, और उसके बाद मेरा आ जाता है फिनॉल कौन से नंबर पर है, फिनॉल इज एट द, कौन से नंबर पर था फिनॉल, जी पर। फिनॉल, ये क्वेश्चन आपको ये आएगा और ये टुकड़ों में आएगा, मैं बता रहा हूँ, ई एफ डी। उसके बाद वी हैव ई, वी हैव एफ, वी हैव डी, और लास्ट में वी हैव एच। ये ऑर्डर है आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। आप ध्यान से सुनो जो बाकी बच्चे बात बोल रहे थे, इस लॉजिक से आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। पर बच्चे यहां पर थी एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एक एक्सेप्शन के कारण सारे क्वेश्चंस में गलत कॉन्सेप्ट लगाओ। अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो एक एक्सेप्शन आप हटके याद करो। ये जो आपका कायदे से क्या होता है, दिस इज योर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस इज योर पैरानाइट्रोफिनोल। मैंने क्या बताया, इस ऑर्डर में ए ज्यादा है देन सी, मतलब आई एम सेइंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनोल। पर यहां एक्सेप्शन है, होना ऐसे ही चाहिए। बाय रूल आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करोगे, बट यहां पर बच्चे होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही चला गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप इसकी कैसे निकालोगे, ये तो बिजी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, आप कहां से H पॉजिटिव दोगे। तो इसीलिए होना क्या चाहिए था, ए ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था सी के मुकाबले, बट ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है। इसका मतलब यहां पर मैं इसको देखो अब चेंज करके लिख रहा हूं ये, और इसका रीजन मैंने क्या दिया, ए का पीछे जाने का रीजन क्या है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझ आया। पहले आप लोग क्या करते हो, एक्सेप्शन के पीछे भागते हो। अरे एक्सेप्शन तो तब याद रहेगी ना जब नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता होगा। सारे क्वेश्चंस में आपको 99% क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्सेप्शन तो यहां ही जो मैंने बताई आपको, समझ आया बच्चा पार्टी। आप देखो, आप लोग सुनो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ये ए से लेके एच तक का ऑर्डर वो भी कभी आपको पेपर में नहीं देंगे। वो कैसे देंगे, डी ई एफ को अरेंज कर दो जी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, ए बी सी को अरेंज कर दो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, इथाइल एल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो कैसे वो इस क्वेश्चन को स्प्लिट अप करके आपको देंगे। एक बात और, कई बार वो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछते, मैं बता रहा हूँ, ये एक और रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा एज उन बच्चों के लिए जो रियली ज्यादा अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं डिस्टिंक्शन के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहे वो आपसे ऑर्डर पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ का, चाहे वो पूछे के ए का, कई बार वो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं लिखते, के ए लिखते हैं, तो बात सेम है। लेकिन अगर उन्होंने पीके पूछ लिया, ये अगेन उन रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है और आपके -5 लाने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पूछो क्यों, क्योंकि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चे पीकेए। तो अगर उन्होंने सपोज करो यहां पर के का ऑर्डर ना पूछ के पीके का ऑर्डर पूछ दिया, तो आप में से आधे बच्चे पता क्या करेंगे, पूछा होगा उन्होंने पीके का ऑर्डर और वो टिक करके आएंगे के का ऑर्डर, क्योंकि उस टाइम के पैनिक मोड में वो अपने आप को एक्टिवेट करना भूल जाते हैं कि क्या पूछा था। बताओ, लगा इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट, समझ आया आपको कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और वो आप कहां पर फंबल कर सकते हो। सो ये वही चीज है बच्चों, ये सारा ऑर्डर इस पीडीएफ में है, मैंने बताया हुआ है, ध्यान रखना। ये वैल्यूज जो आपकी बुक में गिवन है, ये पीके की वैल्यू गिवन है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ पीके नॉट के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछे मतलब आप के निकालोगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ जब पूछ ली ना उसका उल्टा ऑर्डर होगा पीके का। ठीक है सर, ऑर्थो पैरा क्रिसोल का पीके सेम दे रखा है, नहीं देखो मैं ऑर्थो और पैरा क्रिसोल का कहाँ सेम दे रखा है, ऑर्थो का अच्छा हाँ, इसमें भी समझो, देखो बच्चे दो इन्होंने सेम दे रखा है, पर आपने ऑर्डर वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये जो वैल्यूज है ना, ये रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट्स करके कैलकुलेट करी जाती है। तो अगर मैंने आपको जो लॉजिक बताया ना, जब आपको नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्ट वैसे ऑर्डर करना है जैसे मैंने बताया। बहुत रेयरली है कि वो आपको ऐसे कहेंगे कि ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल का सेम दे देंगे, बट अदरवाइज अगर, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था। ओके सर, हाँ देखो ये फिर वही बात आ गई, अगर उन्होंने बाय चांस आपको ऐसे ऑप्शन दिया ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल का सेम है,
तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। बट जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजें बाय मिस्टेक गलत भी छपी हुई है, जिनकी करेक्शंस इन्होंने करी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल में से अगर उन्होंने पूछ लिया, इक्वल का साइन ना दिया, स्वाति ने पूछा था शायद ये क्वेश्चन, इक्वल का साइन ना दिया, तब तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना किसको प्रेफरेंस दोगे किसको नहीं करोगे। तो सेम ऑर्डर जो मैंने वहां लिखा हुआ है, डन। लास्ट बात जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूं वो ये है कि जब जब वो आपसे क्वेश्चन में पीकेए पूछे ना, पीकेए मत निकालो बच्चे। मैं बता रहा हूं, जो बच्चे डायरेक्ट पीकेए निकालने लग जाते हैं ना, वो ऐसे समंदर में फंस जाते हैं, फिर वहां से वो बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि पीकेए निकालना ना डायरेक्ट बहुत मुश्किल है। जब भी आपसे पीकेए पूछे ना, आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब वही के का ऑर्डर, उसका उल्टा ऑर्डर पीके का होगा। याद रखना मेरी इस बात को, क्योंकि अगर आप पीके निकालोगे ना, मैं आज भी कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करता हूं, मैं पीके नहीं निकालता डायरेक्ट, मैं के निकालता हूं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालता हूं, के निकालता हूं, के का उल्टा ऑर्डर पीके। डन। ये सारा ये इस पीडीएफ में आप देख सकते हो, हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, और आपका ये वाला जो ऑर्डर है ना, जो मैंने जस्ट अभी वहां लिख के बताया, यू कैन सी यहाँ पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, हल्का फुल्का इसमें एरर हो सकता है, इसको सही करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा, एक चीज जो और मैं आपको बोलूंगा, जो आपसे ना वो लोग पूछते हैं, वो क्या है, यहां पर आओ, यहां पर देखो, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये ना क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हो और अलग अलग टेम्परेचर दिया जाएगा, स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने कभी बहुत कम जगहें हैं जहां पर मैंने आपको टेम्परेचर याद करने के लिए बोला, तो यहां पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। याद रखना है, जब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, देखो मेरी स्क्रीन पे मैंने वो सारी बातें लिखी हुई है जो क्रक्स आपको याद करना। डिहाइड्रेशन टॉपिक क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, पानी निकालना कहां से, शराब से। तो दिस इज योर एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए, है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहां ध्यान से सुनना, H2SO4 देखो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, H2SO4 और H3PO4, और साथ में मैंने दिया Al2O3। दे एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये वाटर को निकालते हैं। क्या तीन चीजें मैंने बताई, टिपिकल याद होना चाहिए, जो पेपर के लिए आपको याद होना चाहिए, H2SO4, H3PO4, Al2O3, these are dehydrating agent। देखो, प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, H2SO4 is the dehydrating agent। टेम्परेचर रटा होना चाहिए 4। हो, एक सेकेंड, ज्यादा ही बहाव में बह गए। ठीक है, कहाँ चला गया वो, जस्ट अ सेकेंड, जोश में ज्यादा ही आ गए हैं, है ना। यहाँ पर देखो कहाँ चला गया, आने वाला है। ये रहा, देखो 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 देखो, प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर जब 443 केल्विन टेम्परेचर दिया, आपके पास बना एल्कीन। लेकिन 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 जब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और आपने 85% H3PO4 यूज करा, सेकेंडरी अल्कोहल में देखो रिएजेंट क्या है, 85%, 85% H3PO4, टेम्परेचर नोट करो 440 केल्विन, तब भी एल्कीन बना, बना आपके पास एल्कीन। और जब आपने टर्शरी एल्कोहल लिया, उसमें आपने 20% H3PO4 लिया और टेम्परेचर और कम कर दिया, तब भी एल्कीन बना, बट टेम्परेचर देखो 358 केल्विन। नोटिस करो, जब आप ये रिएक्शन याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर है, और जब आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, टेम्परेचर और कम हुआ, टर्शरी और कम हुआ, तो आपसे ऑर्डर क्वेश्चन में ये पूछेंगे, व्हाट इज द रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बच्चा विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा आसानी से किसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो आप, टर्शरी अल्कोहल, देन कम्स योर सेकेंडरी, देन कम्स योर प्राइमरी। और एक और चीज जो मैंने देखा है बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये ना बहुत ज्यादा बार पेपर में आया हुआ है, ये वाला रिएक्शन देखो, मैंने इसको स्टार भी मार्क करा हुआ, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुत बार पूछा हुआ है कि जब आपके पास, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन आपने करवाया, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, एल्डिहाइड बना,
जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई कॉपर, मतलब बेसिकली कॉपर, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉपर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब आपको पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम बना सकते हैं या तो एल्डिहाइड या कीटोन, और उनकी अगर और ज्यादा ऑक्सीडेशन करी जाए तो हम क्या बना सकते हैं, एसिड। तो अगर हमें एसिड बनाना है फ्रॉम अल्कोहल, तब तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना, बट हमें इतना स्ट्रॉन्ग तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो एल्डिहाइड या कीटोन तक रिएक्शन लेके जाना है। सो वी विल यूज एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 प्राइमरी अल्कोहल देखा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के एल्डिहाइड दे सकता है, लॉजिक लगाओ। इसमें OH ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन पे, तो बीच का कार्बन कभी एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, बीच का कार्बन तो कीटोन होगा। इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना। वो क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पूछने वाले, वो पूछ पूछ के थक चुके हैं। वो पूछेंगे टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा जब आप कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर लगाओगे। यहाँ पर बच्चे ना एल्डिहाइड बना ना कीटोन बना, यहाँ अलग ही सरकार बन गई। जैसे आपकी अभी रिसेंट नई पार्टी जो है लॉन्च हुई है ना, यहाँ देखो यहाँ अलग ही सरकार बन गई, एल्कीन बना। बात समझ आ रही है? तो ये वो चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। और ये हाईलाइटेड पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो बच्चे, इस सेशन में मैं आपको इजी चीजें भी करवाता हूँ, वो IUPAC नेमिंग, वो बेसिक चीजें जो आप गलती कर सकते हो, और जब वो पेपर में पूछेंगे ना तो सिर्फ वो बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा जिसने अपने आप को हर तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करा हुआ है। कुछ चीजें इस पीडीएफ में मैंने आपको मस्ट डू है, जो मैंने आज सारा जो भी मैं इन सेशंस में करवाता हूँ ना, आप पेपर में जाना बिना एटलीस्ट इन चीजों को पता हुए नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें एक नेमिंग रिएक्शन भी है, रीमर टीमन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन तो सारी याद करनी है, चाहे मैं बोलूं या चाहे मैं ना बोलूं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है और उनके बीच का बनने वाला 1 मिनट। रीमर टीमन में ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, 1 मिनट, दो बातें और सुनते जाओ। मैंने आपको बोला था ना कि जो GOC है उसमें वो जो सब्लिमेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट याद करना है और उसके एग्जांपल्स याद करने हैं। सेशन 1 में बताओ जरा जो लोग प्रेजेंट थे, ध्यान से सुनो। नाइट्रेशन में आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं जब आप अल्कोहल की नाइट्रेशन करवाते हो ना, एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक बनता है पैरानाइट्रोफिनोल। जिस बच्चे ने वो वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, उसे पता चला होगा कि नीट में क्वेश्चन आया था कैसे आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को अलग कर सकते हो। तो कौन सा मेथड है, बाय, देख लो मैंने पीडीएफ में हाईलाइट करा हुआ है, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बात समझ आ रही है? कैसे आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को पैरानाइट्रोफिनोल से सेपरेट कर सकते हो, ये उसी कॉन्सेप्ट से है, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्या होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, सुन लो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कहीं ना बादल फटा और बाढ़ आई, मैं अकेला था और साथ में दो चार लड़के और थे। मैंने क्या करा, जब बाढ़ आ रही थी ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लिया खुद को ही, कि बह ना जाऊं बाढ़ में। लेकिन जो मेरे आसपास 10 लोग थे ना, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, चेन बना ली पूरी, एक दूसरे का हाथ पकड़ा। 10 मान लो 100 लोग थे, तो बाढ़ में बहने के चांसेस किसके ज्यादा है, मेरे, क्योंकि मैंने किसी और का हाथ नहीं पकड़ा, अपने ही दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लिया। सेम हाल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, इसमें अंदर ही अंदर बॉन्ड बन रहे हैं, पड़ोसियों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल में पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पड़ोसी के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनोल आसानी से पानी के बहाव में नहीं बह सकता, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। तो कल को जब आप हीट दोगे तो आपको लगता है पैरानाइट्रोफिनोल टूट पाएगा, क्योंकि उसने पड़ोसियों से रिश्ते बनाए हुए हैं ऐसे, उनका हाथ से हाथ पकड़ के। सो इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जिसने खुद के साथ ही मतलब बॉन्ड बनाया हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लॉजिक समझ आया स्टीम डिस्टिलेशन का क्या लॉजिक है? डन। एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, हाँ, जो मैंने, जो बच्चे सोच, कुछ बच्चों को ना, दरअसल मैं ये बताता हूँ, मैंने बच्चों आपको ना, ये देखो, ये आपका रीमर टीमर रिएक्शन है, इसको रट लेना। जो रीमर टीमर रिएक्शन है ना आपका, इसको जरूर रटना। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था यहाँ पर आपको, जो मैंने कल भी बताया था, एक होता है बेंजाइल क्लोराइड और एक होता है बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल में मैंने बताया था बेंजीन के साथ CH जुड़ा होगा और साथ में दो हेलोजन होंगे, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एट लास्ट देखो बच्चों, मैं ये बात बोलूंगा कि यहाँ पर हम बेसिक्स भी टच करते हैं,
हाई लेवल का भी टच करते हैं। मैं आपको हर सेशन में एक्स्ट्रा एज रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन भी बता के जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ ना आता ना, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जस्ट वैसे बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मतलब बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, वो आपको पता हो चला होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप अगर पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाओगे ना, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन आप पेपर में ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब पीछे प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए यही आपको एक्स्ट्रा एज और रैंक देते हैं। और एक और चीज मजे की बात जो मैं आपको कल बताना भूल गया था, लास्ट चीज है, देखो जी, वो पता क्या है, एक सेकेंड आओ, ये आपका होमवर्क है। मैंने बोला था ना डीडीटी की क्या फुल फॉर्म है, मैंने कहा था आप सारी दुनिया हेलो एल्कीन हेलो एरिन पूरा रट लोगे, डीडीटी का नाम पूछेंगे, फुल फॉर्म पूछेंगे तो आप लोग नहीं बता पाओगे। ये रहा डीडीटी, मैंने बताया था पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बच्चों आपसे एक बात पूछी, ये पैरा पैराडैश अगर उन्होंने पूछ दिया ये डीडीटी का कॉमन मतलब ये उसका आईयूपीएसी नेम है, क्या आप इसको डीडीटी का जब आप पैरा और पैरा डैश टर्म यूज कर रहे हो, क्या आप उसको उसका आईयूपीएसी नेम कंसीडर करो कि मेरा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर ढूंढना कि इसमें पैरा एंड पैरा डैश आप यूज कर रहे हो, क्या इसको हम उसका आईयूपीएसी नेम बोलेंगे या फिर हमें स्पेसिफिकली नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो ये क्वेश्चन आप कल देख के आना, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जो चीजें आपको लगे इनकेस कुछ फीडबैक हो, आपकी पीडीएफ नहीं मिला है ग्रुप पर, बच्चों मैंने वैसे भेज दिया था, मैं अभी जाकर उनको दोबारा से बोलता हूँ कि पीडीएफ अभी इमिडिएटली आपको शेयर करें, ठीक है। और कोई फीडबैक आपकी हमारे लिए हो, अच्छे शब्द या बुरे शब्द, डू शेयर, ताकि हमें पता चले कि वी आर गोइंग ऑन विच ट्रैक, आइदर वी आर डूइंग गुड और आइदर वी आर नॉट डूइंग गुड। तो देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी, सो प्लीज शेयर योर फीडबैक सो दैट वी कम टू नो कि हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।